हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास नाइन्थ का ये जानेंगे और एक ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें क्लास टेंथ का भी हिस्ट्री रहेगा एनसीईआरटी रिलेटेड अपलोड। और एक ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें नाइन्थ प्लस टेंथ दोनों वीडियो अपलोडेड रहेगा, मतलब ज्वाइंट होकर रहेगा। तो नाइन्थ में हम ये चैप्टर जानेंगे भौगोलिक खोजें, फिर उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तीसरा फ्रांस की क्रांति के बारे में, तीसरा ये है। उसके बाद चौथा में जानेंगे हम विश्व का प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, और फिर नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष जानेंगे, ये छठा चैप्टर। सातवां चैप्टर जो जानेंगे उपनिवेशवाद से वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये सिक्स चैप्टर जानेंगे। और इस तरीके से देख लेते हैं नेक्स्ट सेवेंथ चैप्टर कौन सा है। तो ये सारे चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो समाज और उपनिवेशवाद है, यह बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर उसके बाद यहाँ सातवां है विश्व के शांति प्रयास, विश्व के शांति के लिए जो प्रयास किया गया वो भी जानेंगे। तो इतने सारे 7 चैप्टर हम लोग को जानना है, तो ज़रूर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा। तो इसमें से बहुत सारा बात आपको याद करना होगा, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट सीधे पढ़ेंगे क्योंकि आप उतने भी बच्चे नहीं है कि एक एक बात को समझाना पड़ेगा। कि फ्रांस जाति वीर विजेता और शासक शारलमा ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर 9वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इस फ्रांस के अंतर्गत फ्रांस, जर्मनी, रोम और इटली के बड़े भाग सम्मिलित थे। तो फ्रांस जाति वे वीर विजेता और शासक जो थे शारलमा ने, जो बहुत सारे जगह पे आंदोलन हो रहे थे, तो वो उस सबको लाभ उठाकर शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। तो इस फ्रांस के अंतर्गत क्या क्या आता था उस समय? एक तो फ्रांस भी था, जर्मनी, रोम, इटली के बड़े भाग उसमें शामिल थे। तो समझ गए ये पॉइंट। इस तरीक़ा से सब बात आपको बस यहाँ पर बताएंगे, तो ज़रूर आप ऐसे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। शारलमा का यह साम्राज्य कैरोलिंगियन साम्राज्य के नाम से विख्यात है। जो शारलमा का यह साम्राज्य था कैरोलिंगियन साम्राज्य के नाम से विख्यात है। तो ऐसे करके सारे पॉइंट्स को बस पढ़ेंगे, और आपको बार बार अगर 3-4 बार वीडियो को देखेंगे तो मैक्सिमम बात आपको वीडियो देखने से ही याद हो जाएगा। शारलमा ने उस समय के ईसाई जगत के धर्मगुरु पोप की अधिसत्ता स्वीकार कर ली। जो पोप था वहाँ, तो उसका अधिसत्ता स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर पोप लियो तृतीय ने क्रिसमस दिवस यानी कि 800 ईस्वी को शारलमा का सम्राट के रूप में मान्यता देकर उसे राज मुकुट प्रदान किया। तो पोप ने 800 ईस्वी को शारलमा को सम्राट के रूप में मान्यता देकर उसे राज मुकुट प्रदान किया। इस घटना के बाद कैरोलिंगियन साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में विख्यात हुआ। तो जो कैरोलिंगियन साम्राज्य है वह रोमन साम्राज्य के रूप में विख्यात हुआ इसके बाद, इस घटना के बाद। उसके बाद यहाँ पर है कि 814 ईस्वी में शारलमा की मृत्यु के पश्चात, 814 ईस्वी में शारलमा की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छीन भिन्न होने लगा। जब शारलमा 814 ईस्वी में मर गए तो उसके बाद वहाँ के बहुत छिन्न भिन्न होने लगा। बर्बर आक्रमणकारियों ने यूरोपीय राज्य व्यवस्था नष्ट कर दी। अब रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के सम्राट अगस्टस सीजन के शासनकाल में जूडिया बेथलहेम नामक नगर में जीसस क्राइस्ट ने एक नए धर्म का आदेश दिया। तो 2000 वर्ष पहले ही रोम के सम्राट अगस्टस सीजन के शासनकाल में जूडिया के बेथलहेम नामक नगर में जीसस क्राइस्ट ने एक नई धर्म का आदेश दिया। बाद में यह धर्म ईसाई धर्म के नाम से विख्यात हुआ। अपने उदार और उसके बाद यहाँ पर कि अपने उदार और सर्वग्राह उपदेशों के कारण यह धर्म शीघ्र व्यापक बन गया। समस्त यूरोप इसके प्रभाव में आ गया। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 324 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित किया। इस समय से ईसाई धर्म का तेजी से विस्तार हुआ। धर्म के प्रचार के साथ ही संगठनात्मक व्यवस्था की मजबूती ही रोम में रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र स्थापित हुआ। तो रोम में रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र स्थापित हुआ और वहाँ के पोप समस्त ईसाई जगत का धर्म गुरु बन गया। जो वहाँ के पोप था, मतलब पुजारी, वह समस्त ईसाई जगत का धर्म गुरु वहाँ के बन गया। उसके बाद कुस्तुनतुनिया बात कर लेते हैं। कुस्तुनतुनिया
बीजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। जो कुस्तुनतुनिया बीजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी, यह यूनानी रोमन ज्ञान विज्ञान दर्शन कला के केंद्र था। 1453 ईस्वी में इस पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तो जो यह कुस्तुनतुनिया बीजेंटाइन साम्राज्य जो कि पहले पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, तो यह यूनानी रोमन ज्ञान विज्ञान और दर्शन कला का केंद्र था। 1453 ईस्वी में इस पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। 11वीं शताब्दी में ही नॉर्वे के 11वीं शताब्दी में नॉर्वे के जलदस्युओं ने उत्तरी अमेरिका तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये सब समझे तो हिस्ट्री वाला पॉइंट है, याद करने के लिए है कि 11वीं शताब्दी में ही नॉर्वे के जलदस्युओं ने उत्तरी अमेरिका तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। 1415 में पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट पर 1415 में पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट पर स्थित सिउटा पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने सिउटा पर अधिकार कर लिया, जिससे उन्हें अफ्रीका के विषय में जानकारी मिली। 1434 में पुर्तगालियों ने बेजा डोर अंतरीप, जो अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित था, उसमें अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कहाँ पर? पुर्तगालियों ने बेजा डोर अंतरीप में वहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, बेजा डोर अंतरीप में। उसके बाद है यहाँ पर कि पुर्तगालियों ने हल्के और तेज़ गति से चलने वाले कैरेवल जहाज़ बनाए। तो पुर्तगालियों ने ही हल्के थे और तेज़ गति से चलने वाले कैरेवल जहाज़ का निर्माण किया। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि की बात करते हैं तो इसमें भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुआ, बहुत सारे पुस्तक लिखा गया। तो टॉलेमी की पुस्तक जियोग्राफी की खोज, नाविकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जो टॉलेमी की पुस्तक था जियोग्राफी की खोज, नाविकों पर जब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। 1477 में प्रकाशित इस पुस्तक के द्वारा नाविकों को विभिन्न क्षेत्रों के अक्षांश एवं देशांतर को समझने में और उनके भूगोल को जानने में मदद मिली। तो टॉलेमी की पुस्तक जो था जियोग्राफी, उससे ये पता चला। फिर उसके बाद यहाँ 1410 ईस्वी में कार्डिनल पियर डिएली ने यूनानी, लैटिन और अरबी स्रोतों के आधार पर इमगो मुंडी नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक से प्राप्त ज्ञान के आधार पर कोलंबस को सामुद्रिक अभियान पर जाने की प्रेरणा मिली। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि 1410 ईस्वी में कार्डिनल पियर डिएली ने यूनानी, लैटिन और अरबी स्रोतों के आधार पर, ये तीनों स्रोतों के आधार पर इमगो मुंडी नामक पुस्तक प्रकाशित की। कौन पुस्तक? तो इमगो मुंडी नामक पुस्तक। और इसी पुस्तक को कोलंबस ने पढ़कर उनको अमेरिका के बारे में पता चला। फिर स्पेन वासियों का उत्साह। 1492 में ईसाई राजाओं और अरबों के अधिपत्य से आइबेरियन प्रायद्वीप को स्वतंत्र कराए जाने की घटना रिकांक्टिस्टा से उत्साहित होकर स्पेन नए क्षेत्रों की खोज की। तो 1492 ईस्वी में राजाओं द्वारा अरबों के अधिपत्य से आइबेरियन प्रायद्वीप को स्वतंत्र कराए जाने की घटना रिकांक्टिस्टा से उत्साहित होकर स्पेनी नए क्षेत्रों की खोज की। तो स्पेन वासियों का उत्साह में ये बात देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि औपनिवेशिक खोज और विस्तार। तो औपनिवेशिक खोज और विस्तार में है कि 1488 में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उनमसा अंतरीप का पता लगाया। तो 1488 में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उनमासा अंतरीप का पता लगाया। तब इटली के, तो ये ध्यान में रख लीजिए, बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उनमासा अंतरीप का पता लगाया। वहीं पर इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस, जो इटली का था कोलंबस, तो इटली का क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि जिनका लाइफ स्पान था 1491 से 1506 ईस्वी तक, जीवन काल का इतना रहा। तो इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेला की सहायता प्राप्त कर अगस्त 1492 में अपनी सामुद्रिक यात्रा पर निकले थे। उसके साथ 3 जहाज और नाविकों की एक
टुकड़ी थी उसके उद्देश्य पूरब की ओर बढ़ते हुए भारत और चीन पहुंचना था। उनका उद्देश्य क्या था? पूरब की ओर बढ़ते हुए भारत और चीन तक पहुंचना था, परंतु मार्ग भटकने के कारण वह पश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ 12 अक्टूबर 1492 को एक अन्य स्थान पर पहुंचा। इसे भारत समझकर उसने इस स्थान का नाम इंडीज रखा। यहाँ के निवासियों को उसने रेड इंडियन कहा। यह स्थान अमेरिका के निकट गुआनाहानी द्वीप था। कोलंबस ने इसे बहामा नाम दिया। फिर उसके बाद है कि कालांतर में यह सैन सैल्वाडोर और वेस्ट इंडीज़ के नाम से विख्यात हुआ। तो इस तरीके से वेस्ट इंडीज़ का और सैल्वाडोर नाम दिया गया बाद में। स्पेन के इतिहास में कोलंबस की खोज को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इस दिवस को 12 अक्टूबर 1492 स्पेन को राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित किया गया। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित किया गया स्पेन में। अब उसके बाद है यहाँ पर कि कोलंबस ने 1502 तक अन्य नाविक अभियान भी किए, मतलब उन्होंने बहुत सारे नाविक अभियान किए। कोलंबस ने 1502 तक अन्य नाविक अभियान भी किए गए और नए स्थानों की खोज की। कोलंबस की मृत्यु के बाद फ्लोरेंस के नाविक और भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका की यात्रा की तथा अपनी पुस्तक कॉस्मोग्राफिए इंटोडाकिटयो में इसका विवरण दिया गया। उसी के नाम पर इस दुनिया का नामकरण अमेरिका हुआ। तो यहाँ पर है कोलंबस ने 1502 तक अन्य नाविक अभियान भी किए और तब उनके मरने के बाद फ्लोरेंस के नाविक और भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका की यात्रा की तथा अपनी पुस्तक कॉस्मोग्राफिए इंटोडाकिटयो में इसका विवरण तो किसमें किए? कॉस्मोग्राफिए इंटोडाकिटयो में इसका विवरण दिया गया। उसी के नाम पर इस दुनिया का नामकरण अमेरिका हुआ। कोलंबस के नाम पर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग का एक छोटा क्षेत्र कोलंबिया कहलाया। तो उन्हीं के नाम पर जो दक्षिण में है अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग का एक छोटा सा क्षेत्र कोलंबिया कहलाया, उन्हीं के नाम पर। उसके बाद है कि खोज अमेरिका या नई दुनिया की खोज इटली की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया इसलिए कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा के पहले यूरोप वाले के इसका ज्ञान नहीं था। इससे यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा का बढ़ावा मिला। तब उन्माद अंतरिक्ष और हिंद महासागर होते हुए 20 मई 1498 को वह भारत के मालाबार यानी कि केरल तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। तब दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने उसे भारत पहुंचने का मार्ग सुझाया था। कालीकट के राजा जो थे जामोरिन ने उसका स्वागत करते हुए व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। तब केवरल नामक एक पुर्तगाली जहाजी ब्राज़ील का पता लगाया। तो ये सब है पॉइंट ध्यान में रखिए कि केवरल नामक एक पुर्तगाली जहाजी ब्राज़ील का पता लगाया। तब 1519 से 21 में मैगलेन ने जहाज़ से पूरे विश्व की यात्रा की। 1519 से 21 में मैगलेन ने जहाज़ से पूरे विश्व की यात्रा की। तब कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज की। तब सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ। तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ। अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने किया। तब बार्थोलोमियो डियाज ने उनमासा अंतरिक्ष का पता लगाया था। ये बात पहले भी देख चुके। बार्थोलोमियो डियाज ने उनमासा अंतरिक्ष का पता लगाया। ईसाइयों और तुर्कों में धर्म युद्ध हुआ था। कुतुबनुमा यानी कि कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने अरबों से सीखा। कुतुबनुमा यानी कि कंपास का व्यवहार कैसे किया जाता है। समुद्री मार्ग से विश्व का
परिभ्रमण सबसे पहले मैगलेन ने किया था। मैगलेन ने समुद्री मार्ग से विश्व का घूमना सबसे पहले मैगलेन ने किया था। अब दूसरा चैप्टर में आ गए जिसमें है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड सारा बात जानेंगे। तो क्रिस्टोग्राफर कोलंबस के अभियानों, फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी 1451 से 1512 के प्रयासों से अमेरिका अथवा नई दुनिया का पता लगा। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका और अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए। ये 13 उपनिवेश ये थे। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में जाकर 13 उपनिवेश को स्थापित किए। तो 13 उपनिवेशों के नाम यहाँ पर है। सबसे पहला है न्यू हैम्पशायर, ये सबसे पहला उपनिवेश जगह था। फिर है मैसाचुसेट्स, थर्ड है रोड आइलैंड, चौथा है कनेक्टिकट, पाँचवा है न्यूयॉर्क, सिक्स्थ में है न्यू जर्सी, सेवेंथ में है पेंसिल्वेनिया, फिर 8th में है डेलावेयर, 9th में है मेरीलैंड, 10th में है वर्जीनिया, 11th में है उत्तरी कैरोलिना, 12th में है दक्षिण कैरोलिना, फिर जॉर्जिया 13th में है। तो इस तरह से 13 उपनिवेशवाद ये था। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। तो सप्तवर्षीय युद्ध तो यूरोप में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 7 साल तक युद्ध हुआ जो 1756 से 1763 के बीच हुआ। उत्तरी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा मिली। मतलब ये जो यूरोप में 7 साल तक युद्ध हुआ तो इसी से अमेरिका को स्वतंत्र होने का प्रेरणा मिली। यह युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित होकर अमेरिका से हट गया। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित होकर अमेरिका से हट गया। अतः इंग्लैंड ही एकमात्र शक्ति था जिसका सामना उपनिवेशवासियों को करना था। तो उपनिवेशवासियों ने इसका सामना किया। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय से ही अमेरिका का इतिहास आरंभ होता है। यानी कि जब इंग्लैंड भी जीतता है सप्तवर्षीय युद्ध में, उसी से अमेरिका का इतिहास आरंभ होता है। टॉमस पेन और अमेरिकी लेखकों ने भी उपनिवेशों में नव जागरण लाने का प्रयास किया। टॉमस पेन ने कॉमन सेंस कैम्फलेट में लेख लिखकर स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने एक ये लिखे पुस्तक कॉमन सेंस कैम्फलेट में लेख लिखकर स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन में द राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक ने उसे मानव अधिकारों का उल्लेख किया। फ्रांस में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप का खोज किया। तो ये बात तो बेसिक है। अब यहाँ पर है एटाम्प एक्ट क्या है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्रेनविले उपनिवेशों में प्रचलित चोर बाजारी को रोकना चाहते थे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्रेनविले उपनिवेशों में प्रचलित चोर बाजारी को रोकना चाहते थे। इसके लिए अमेरिका में अस्थायी सेना रखने की योजना बनाई गई। तब अमेरिका में कुछ अस्थायी सेना बनाए रखने की ये जान रहे एटाम्प एक्ट क्या है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में प्रधानमंत्री ग्रेनविले उपनिवेशों में प्रचलित चोर बाजारी को रोकना चाहते थे। इसके लिए अमेरिका में अस्थायी सेना रखने की योजना बनाई। तब सेना का खर्च पूरा करने के लिए उसने 1765 में एटाम्प एक्ट पारित किया गया। सैमुअल एडम्स ने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिरोध को देखते हुए तो सैमुअल एडम्स ने ये नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिरोध को देखते हुए इंग्लैंड की सरकार ने एटाम्प एक्ट को वापस तो ले लिया, परंतु उपनिवेशों पर कर लगाने को अपने अधिकार के वैध ठहराया। अब यहाँ पे है कि लॉर्ड नॉर्थ के दंडात्मक कानून को देख लेते हैं। लॉर्ड नॉर्थ के दंडात्मक कानून। तो उपनिवेशों के लगातार विरोध के क्रुद्ध होकर सरकार ने उपनिवेशवासियों को दंडित करने का निर्णय लिया। यानी कि उपनिवेशों को लगातार विरोध के क्रुद्ध होकर सरकार ने उपनिवेशवासियों को दंडित करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 1774 में 4 असहनीय कानून बनाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण
बोस्टन बंदरगाह को बंद करना, इनका सबसे महत्वपूर्ण ये था। उपनिवेशवासियों का ये खराब प्रभाव व्यवहार होता था। इसी प्रकार क्यूबेक एक्ट द्वारा भी उपनिवेशों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। उपनिवेशवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया। अब तत्कालीन कारण देख लेते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1773 में कंपनी की 4 से लदे जहाज अमेरिका को बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे। उपनिवेशवासी सरकार द्वारा चाय पर कर लगाए जाने से बहुत क्रुद्ध हो गए थे। तो इस तरीके से ये तत्कालीन कारण था। जहाज़ों के बंदरगाह से पहुंचने पर बोस्टन के नागरिकों ने आदिवासी यानी कि रेड इंडियन के वेश में चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। यह घटना बोस्टन चाय पार्टी के नाम से विख्यात है। बोस्टन चाय पार्टी समझ ही गए कि जहाज़ों के बंदरगाह में पहुंचने पर बोस्टन के नागरिकों ने आदिवासियों यानी कि रेड इंडियन के वेश में, जो बोस्टन था वह रेड इंडियन के वेश में चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। यह घटना बोस्टन चाय पार्टी के नाम से विख्यात है। फिर है फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, यानी कि 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में अमेरिका उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व की बैठक हुई। 19 अप्रैल 1775 को अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध जो हुआ था लेक्सिंगटन में हुआ। 19 अप्रैल 1775 को अमेरिका को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध लेक्सिंगटन में हुआ। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1774 को। तो पहला सम्मेलन हुआ था 19 अप्रैल 1775 को। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड हुआ था 4 जुलाई 1776 को। फिलाडेल्फिया में ही उपनिवेशवासियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस घोषणा को तैयार करने में वर्जीनिया के टॉमस जेफरसन की विशेष भूमिका थी। घोषणा पत्र में 13 उपनिवेशों ने संयुक्त रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इंग्लैंड से युद्ध की आशंका को देखते हुए युद्ध को संचालन के लिए जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन ने कुशलतापूर्वक युद्ध का संचालन किया। अंततः 1781 में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया। तो कैसे समाप्त हुआ, यहाँ पे है कि जॉर्ज वाशिंगटन ने कुशलतापूर्वक युद्ध का संचालन किया और अंततः 1781 में ब्रिटिश सेनापति जो था कॉर्नवालिस ने पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया। उसका जब समाप्त हो गया तो किसके साथ संधि किया, तो यहाँ पर पेरिस के साथ संधि किया। तो इससे रिलेटेड है कि 1783 में पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को अंग्रेजी सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार स्वतंत्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। इसके साथ ही पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा मिसिसिपी नदी निर्धारित की गई। तो इसके द्वारा पेरिस की संधि में अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा मिसिसिपी नदी निर्धारित की गई। नए राष्ट्र के लिए 1787 में अमेरिका में नया लिखित संविधान बना। तो नए राष्ट्र के लिए 1787 में अमेरिका में नया लिखित संविधान बना। इसे 1789 में लागू किया गया। संविधान में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया। महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार मिले परंतु मताधिकार नहीं। मताधिकार संपत्ति का अधिकार पर दिया गया। तो संविधान में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया। महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार मिले परंतु मताधिकार नहीं। मताधिकार संपत्ति के आधार पर दिया, यानी कि उसी को दिया गया मत वोट देने का अधिकार जिसके पास संपत्ति था। स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका गणराज्य के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। तो जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के। स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी गणराज्य के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज तृतीय को व्यक्तिगत शासन का अंत कर दिया गया। युद्ध में पराजित होने से उसकी प्रतिष्ठा घट गई और उसका पतन हो गया। अब यहाँ पर है कि कैबिनेट प्रणाली का विकास के बारे में देखते हैं। तो
कैबिनेट प्रणाली का विकास जॉर्ज तृतीय स्वेच्छाचारी शासक के समान शासन करता था, परंतु उसके पतन के बाद सत्ता हाउस ऑफ कॉमन सेंस के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के हाथों में चली गई। तो यहाँ पर है कि कैबिनेट प्रणाली का विकास जॉर्ज तृतीय एक स्वेच्छाचारी शासक के समान शासन कैबिनेट प्रणाली का विकास देख रहे हैं। तो कैबिनेट प्रणाली का विकास जॉर्ज तृतीय एक स्वेच्छाचारी शासक के समान शासन करता था, परंतु उसके पतन के बाद सत्ता हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के हाथों में चली गई। तब लॉर्ड नॉर्थ को बर्खास्त कर छोटा पीट को प्रधानमंत्री बनाया। लॉर्ड नॉर्थ को बर्खास्त कर छोटा पीट को प्रधानमंत्री बनाया। कैबिनेट प्रणाली यानी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। लॉर्ड नॉर्थ को यहाँ तो देख लिए। अब इंग्लैंड में सुधार की बात कर लेते हैं। तो इंग्लैंड में युद्ध के बाद इंग्लैंड में अनेक सुधार लाया गया। 1782 में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्रदान किया गया। तो 1782 में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्रदान किया गया। 1793 में कैथोलिक आयरिशों को मताधिकार दिया गया। 1800 में आयरिश संसद को ब्रिटिश संसद से संबद्ध कर दिया गया। तो इंग्लैंड में सुधार इस तरह से हुआ जिसमें 1793 में कैथोलिक आयरिशों को मताधिकार दिया गया। 1800 में आयरिश संसद को ब्रिटिश संसद से संबद्ध कर दिया गया। उसके बाद अन्य देशों पर भी प्रभाव हुआ इसका। अन्य देशों पर जैसे इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के विकास पर भी ध्यान दिया। अमेरिका से प्रेरणा होकर आयरलैंड ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। फलस्वरूप आयरलैंड आगे चलकर आयरिश फ्री स्टेट नामक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। तो अमेरिका स्वतंत्रता प्रेरणा लेकर अन्य राष्ट्रों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। से महत्वपूर्ण 1789 की फ्रांस क्रांति थी। तो इस तरीके से इससे प्रेरणा होकर अब फ्रांस की क्रांति हुई। तो अब फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड भी बात जान लेते हैं। तो फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में था 1789 के पूर्व। फ्रांस में जो स्थिति व्याप्त थी उसे पुरातन व्यवस्था था। प्राचीन शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो उससे पहले था तो ये पहले वाला व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था कहा जाता था। फ्रांस के स्वतंत्रता से पहले समाज तीन वर्गों का स्टेटस में विभक्त था। एक है कुलीन, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा है साधारण वर्ग। तो सबसे पहले यहाँ पर कुलीन वर्ग में बात कर लेते। तो इसमें प्रथम में 2 जनसंख्या में कम होने पर प्रभावशाली और विशेष अधिकार प्राप्त था कुलीन और पादरी वर्ग में। साधारण वर्ग की संख्या बहुत कम था। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। राजा अनियंत्रित सत्ता का स्वामी, जो अनियंत्रित सत्ता है उसका स्वामी और स्वेच्छाचारी था। यद्यपि स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा थी, तथापि 1614 के बाद इसकी बैठक ही नहीं थी। गिल्ड के बात कर लेते हैं। व्यापारिक संगठन और प्रांतीय तथा स्थानीय कानून अबाध रूप से व्यापार की प्रगति नहीं होने देते थे। 1774 में सम्राट लुई 16वां के सिंहासन रूढ़ होने से समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। तो 1774 में सम्राट लुई 16वां के सिंहासनारूढ़ होने से समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक स्थिति लाचार थी। फिर यहाँ पर है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी की सैनिक सहायता करने के कारण फ्रांस पर करीब 10 अरब लीवरे, यानी कि फ्रांसीसी मुद्रा लीवरे कहलाता है, तो फ्रांसीसी मुद्रा का कर्ज चढ़ गया। इस पर उससे ब्याज भी बहुत अधिक देना पड़ रहा था। कुल मिलाकर प्राचीन शासनकाल व्यवस्था में भयावह रूप धारण कर विस्फोट बन चुकी थी। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस में क्रांति हुई, जिससे पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर नए युग का आरंभ किया गया। अब यहाँ पर है कि निरंकुश राजशाही था। तो मतलब राजा का जो शासन था बहुत दंडात्मक था, खराब था। मुख्य पार्लियामा पेरिस में थी। प्रांतों में भी यह संस्था थी। इससे सिर्फ कुलीन वर्ग वाले ही न्यायाधीश थे, मतलब इसमें कुलीन वर्ग वाले ही सिर्फ न्यायाधीश थे। मुख्य पार्लियामा जो था पेरिस में थी। अब फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया में सबसे विचित्र व्यवस्था राजा की आज्ञा था, उसके आज्ञा लेदर दी क्या थे। इसके द्वारा कोई भी कुलीन दरबारी या सम्राट का
प्रिय पात्र अपने विरोधियों को दंडित करवा सकता था। तो ये था राजाज्ञा था। लेटर दी कैथ है, इसके द्वारा अगर कोई किसी को दंडित करना चाहते तो करवा सकते थे। तो इस तरह का था। किसानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर टाइड महत्वपूर्ण था। टाइड जो किसानों से कर लिया जाता था उसको कहते हैं। कुलीन वर्गों को माई लॉर्ड योर ग्रेस जैसे सम्मानजनक शब्दों से संबंधित किया गया। माई लॉर्ड योर ग्रेस, मेरे भगवान और आपका आशीर्वाद, इस तरीके से ये कुलीन वर्गों को कहा गया। सम्मानजनक शब्दों से संबंधित किया गया। मध्यम वर्ग के तीसरे स्टेटस मध्यम वर्ग ही था। मध्यम वर्ग बुर्जुआ वर्ग भी आता था इसी में। अब मॉन्टेस्क्यू की बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये एक विचारवादी थे, विचारवादक। मॉन्टेस्क्यू 1689 से 1775 तक इनका जीवन काल रहा। वह उदार विचारों वाला था, दार्शनिक था। यद्यपि वह स्वयं कुलीन वंशी था, तथापि उसने राज्य और चर्च दोनों की कटु आलोचना की और उसने अनेक पुस्तकों की रचना की, जैसे पर्शियन लेटर्स तथा दी स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इस तरह के पुस्तक उन्होंने लिखे। उसका मानना था कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता मानव के जन्मसिद्ध अधिकार है। उसने यह भी कहा कि यदि शासक उचित रूप से अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर सके तो उसे क्रांति द्वारा नष्ट करने का अधिकार समाज को प्राप्त है। मॉन्टेस्क्यू की सबसे बड़ी देन शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। अपनी पुस्तक विधि की आत्मा अथवा द स्पिरिट ऑफ लॉज जो 1748 में प्रकाशित हुई, एक में उसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब वाल्थेयर की बात कर लेते हैं। तो वाल्थेयर में है 1694 से 1778 में कि मॉन्टेस्क्यू के सम्मान वाल्थेयर ने भी अपने लेखों और पुस्तकों में राज्य और चर्च की कड़ी आलोचना की। मॉन्टेस्क्यू के समान वाल्थेयर ने भी अपने लेखों और पुस्तकों में उसकी आलोचना की। वह प्रतिबंध निरंकुश शासन के विरोधी, इस तरह की बात उन्होंने लिखा। तो वाल्थेयर जो थे ये भी एक लेखक थे। 1694 से 1778 तक इनका जीवन काल रहा। वाल्थेयर के बारे में है कि उसने चर्च के भ्रष्टाचार पर भी उनके बारे में लिखे, जिसमें यहाँ पर है कि वाल्थेयर देश निकाला का दंड भुगतना पड़ा, मतलब जो देश निकाला का दंड, यानी कि इस तरह के जो आलोचना करते थे उनसे उनको बहुत सहना पड़ा, परंतु जनता का उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी पुस्तकों में उल्लेखनीय है, जैसे वाल्थेयर के पुस्तक यहाँ पर है कि लॉ हेनरिएट तथा लेटर्स फिलोसोफिकल। तो इस तरह के उनका पुस्तक है। अब जाक रूसो, अब ये भी लेखक है। इसके बारे में क्या है, तो रूसो फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था। जाक रूसो तो एक दार्शनिक थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं एमिली और दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एमिली और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है जाक रूसो का। तो वह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन था। अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में प्रकाशित की। उसमें उन्होंने जनमत को ही सर्वशक्तिशाली माना। राज्य तो जनता का आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही बना है। वह वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट था। तो जाक रूसो ने इस तरह के बात को उन्होंने लिखा। उसके बाद यहाँ पर उसका कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसो ने इस जंजीरों को तोड़ फेंकने को कहा। रूसो ने इन जंजीरों को तोड़ फेंकने को कहा। रूसो के क्रांतिकारी विचारों ने फ्रांस में क्रांति के विस्फोट के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब जॉन लॉक, ये भी एक लेखक थे, दार्शनिक थे। इस तरह से इनके बारे में है कि समय का एक अन्य प्रबुद्ध चिंतक था जॉन लॉक। उसने राजशाही को दैवी स्वरूप और निरंकुशवाद को जोरदार खंडन किया। तब उन्होंने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जो 1690 में प्रकाशित में उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रकाशित में उसने अपने 1609 में इसको प्रकाशित किया गया। जॉन लॉक ने किसको प्रकाशित किया, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जो 1690 में प्रकाशित हुआ। तो उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वह मानव के प्राकृतिक अधिकारों को इस तरह से उन्होंने बताए
विचार प्रकट किए इस पुस्तक में। उसके बाद अन्य बुद्धिजीवी में कुछ और के नाम हैं जिसमें ये बहुत सारे लेखक आए, जैसे 35 खंडों में प्रकाशित किया गया कि इनके विचारों ने, जैसे 35 खंडों में प्रकाशित अपने विश्वकोश में दीदरे ने, तो दीदरे ने जो किए यहाँ पर टोटल 35 खंडों में प्रकाशित अपने विश्वकोश में दीदरे ने निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद एवं जनता के शोषण की घोर भर्त्सना की। फ्रांस के अर्थशास्त्री, यहाँ पर दीदरे के बारे में देख ली कि 35 खंडों में प्रकाशित विश्वकोश को इन्होंने जनता के शोषण के बारे में बताया। तो फ्रांस के अर्थशास्त्री क्वेसन, तो फ्रांस देख रहे, रूसो कहाँ के रहने वाला था, तो फ्रांस के बुद्धिजीवी थे। तो ऐसा मत सोचे कि रूसो रूस का होगा, तो रूसो एक दार्शनिक थे जो फ्रांस के थे। उसके बाद यहाँ पर है कि फ्रांस के अर्थशास्त्री क्वेसन, फिर तुर्जो और नेकर ने फ्रांस की दुर्बल अव्यवस्था की आलोचना कर इसने सुधार लाने के उपाय उन्होंने बताए। इस तरीके से बहुत सारे लेखक के लिए अपने योगदान दिए। विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव हुआ फ्रांस की क्रांति पर। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ तथा जनता के नागरिक, तो 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हो गई थी जिससे प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद है 1689 में पारित अधिकारों को घोषणा पत्र द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई। तब रानी मेरी एंतोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। रानी मेरी एंतोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की आरंभ हुई, साथ ही फ्रांस की क्रांति का भी आरंभ हुआ। 5 मई 1789 में ये किसके हुआ, जनरल की आरंभ हुई। स्टेटस जनरल आरंभ के साथ ही फ्रांस की क्रांति का भी आरंभ हुआ 5 मई 1789 को। उसके बाद यहाँ पर देख रहे राष्ट्रीय सभा का गठन, उस क्रांति को करने के लिए, मतलब उस क्रांति को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय सभा का बहुत सारे गठन हुआ। जैसे 20 जून 1789 को तीसरे स्टेटस की प्रतिनिधि वर्साय की टेनिस कोर्ट में एकत्रित, ये अपने आप को राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते थे। तो 20 जून 1789 को तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि वर्साय के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। ये अपने आप को राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते थे। उसके बाद है अतः इन लोगों ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित किया। इन लोगों ने टेनिस कोर्ट की शपथ भी ली। तो वर्साय यहाँ पर है स्टेटस की प्रतिनिधि वर्साय, तो ये सब मिलकर अपने जो फ्रांस राष्ट्र थे उसको उन्होंने राष्ट्रीय सभा खुद, मतलब राष्ट्रीय सभा कराने लगे। फिर मिराशियो और आबे सीए ने टेनिस कोर्ट की सभा का नेतृत्व किया। आबे सीए ने एक प्रभावशाली पैम्फलेट लिखी थी। तो आबे सीए ने एक प्रभावशाली पैम्फलेट लिखी थी जिनका नाम व्हाइट इज़ द थर्ड स्टेटस था। तो आबे सीए ने एक प्रभावशाली पैम्फलेट लिखी थी जिनका नाम व्हाइट इज़ द थर्ड स्टेटस था। 14 जुलाई 1789 को भीड़ में बास्तिल के सुदृढ़ किला पर आक्रमण कर दिया। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने, पहले ऊपर वाला बात देख लेते हैं कि एक बात को ध्यान में रख लेना है कि आबे सीए ने एक प्रभावशाली पैम्फलेट लिखी थी जिनका नाम व्हाइट इज़ थर्ड स्टेटस था। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने बास्तिल के सुदृढ़ किला पर आक्रमण कर दिया। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने बास्तिल के सुदृढ़ किला पर आक्रमण कर दिया। आगे 14 जुलाई ही फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आगे चलकर 14 जुलाई को ही फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियाँ क्या क्या है, तो इसमें जो था वह सामंती जो प्रथा था वह समाप्त कर दिया गया। तब 27 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। 27 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिकों की अधिकारों की घोषणा की, जिससे उसके समानता, स्वतंत्रता, संप्रति ये सब का अधिकार दिया गया। तो ये सब है, ये सब नैसर्गिक एवं अहरणीय माना गया। 1791 का संविधान में है कि राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाया गया। नई व्यवस्था के अनुसार फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। इससे शक्तिशालियों के पृथक्करण की भी व्यवस्था अपनाई गई, जिससे राजा
असीमित अधिकारों का उपयोग कर निरंकुश नहीं देना। तो इस तरह के 1791 के संविधान में कहा गया। राजा वो अपना अधिकार नहीं देना चाहते थे। तब अप्रैल 1792 नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जो ऑस्ट्रिया प्रशा के विरुद्ध 1792 में युद्ध की घोषणा की, तब स्वयंसेवक देशभक्त कवि जो रॉजेट दी लाइन द्वारा रचित गीत मार्सिले गाते हुए पेरिस की ओर बढ़े। चूँकि इस गीतों की पहली बार मार्सिलेस ने के सैनिकों ने गाया था, इसलिए इसका नाम मार्सिले पड़ा। तो मार्सिले ने इस गीत को गाया था, इसलिए नाम मार्सिले पड़ गया। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। जो फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? तो मार्सिले है। असंतोष की अभिव्यक्ति नागरिक राजनीतिक क्लबों एवं एकत्रित करते थे ये सभी जगह पे, और लोगों ने अपना एक दल बनाया जो जैकोबिन दल कहलाया। यानी कि असंतोष व्यक्ति जो थे, मतलब खुश नहीं थे वहाँ के राजा से, तो सभी ने जैकोबिन दल बनाया। इन लोगों ने अपने मिलने का स्थापना पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब बनाया। यह आगे चलकर जैकोबिन क्लब के नाम से विख्यात हुआ। जैकोबिन दल का सबसे प्रभावशाली नेता मैक्स मिलियन रॉब्सपियर था। जैकोबिन दल का सबसे प्रभावशाली जो नेता थे मैक्स मिलियन रॉब्सपियर था। आगे चलकर जैकोबिन दल के एक गुट जीरोंदिस्ट दल का गठन किया। जीरोंदिस्तों ने उदारवादी नीति अपनाई, जबकि जैकोबिनों ने उग्रपंथी ने जैकोबी ने अपनाया। और जीरोंदिस्तों ने कौन नीति अपनाई? तो उदारवादी नीति, और जैकोबी ने उग्रपंथी नीति को अपनाई। नई असेंबली में उग्रपंथी जैकोबिन को बहुमत मिला। नई असेंबली का नाम कन्वेंशन रख दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजशाही को समाप्त करने तथा फ्रांस की गणतंत्र बनाने की घोषणा की। तब 21 जनवरी 1793 को उस राजा सार्वजनिक रूप से गिलोटिन पर चढ़कर मौत की सज़ा दी गई। यानी कि राजा सार्वजनिक रूप से गिलोटिन पर चढ़कर मौत की सज़ा दी गई। बाद में रानी को भी गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया। गिलोटिन एक प्रकार का मशीन जिस पर अपराधी का सिर रखकर उसे धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया। लुई 16वें के साथ ही फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन एवं राजशाही समाप्त होते फ्रांस ने गणतंत्र की स्थापना की गई। यानी कि यहाँ पर है डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार किया था। लुई 16वें के साथ ही फ्रांस में बुर्बो वंश का, यानी कि लुई 16वां लास्ट था और बुर्बो वंश जो चलाता था उसको समाप्त कर फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दिया गया। अब 3 कौंसलों की कॉन्सिलेट का गठन। तो 3 कौंसलों की कॉन्सिलेट का गठन फ्रांस के विधायिका ने किया। इसके कार्यकारिणी संबंधी अधिकार और संविधान निर्माण का दायित्व किया गया। प्रथम कौंसल जिस पर नेपोलियन को नियुक्त किया गया के हाथों में सारे अधिकार केंद्रित कर दिए गए। इसका लाभ उठाकर नेपोलियन ने अपना तानाशाही आरंभ की। तो यहाँ पर है कि 3 कौंसलों की कॉन्स्युलेट का गठन फ्रांस के विधायिका ने किया। इस कार्यकारिणी संबंधी अधिकार और संविधान निर्माण का दायित्व किया गया। प्रथम कौंसल जिस पर नेपोलियन को नियुक्त किया गया, प्रथम कौंसल जो थे नेपोलियन थे, उनको नियुक्त किया गया और उनके हाथों में सारे अधिकार केंद्रित कर दिए गए। इसका लाभ उठाकर नेपोलियन ने अपनी तानाशाही आरंभ कर दिया, यानी कि इसका लाभ उठाकर तानाशाही करने लगे। इसके बावजूद उसने कौंसल के रूप में अनेक आर्थिक, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सुधार तो उन्होंने ये सब किए ही है। उसने पोप के साथ 1801 में मिलकर 1801 में कॉनकोर्डेट या धार्मिक संधि की। कैथोलिक धर्म फ्रांस का राजधर्म बन गया। 1804 में उसने नेपोलियन कोड लागू किया 1804 में। इसलिए फ्रांस में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। जो ये काम किया उससे फ्रांस में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। इसका लाभ उठाकर 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। फ्रांस में पुनः राजशाही स्थापित हुई। 1815 में वाटरल के युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित होने तक वह फ्रांस का सर्वा बना रहा। 1815 के बाद पुनः 1830 और 1848 में फ्रांस में क्रांतियाँ हुई। अब नई राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करते हैं। तो नई राष्ट्रीय कैलेंडर हो गया कि क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में नया राष्ट्रीय कैलेंडर गणतंत्र की स्थापना के दिन 22 सितंबर
तो ये कैलेंडर था 22 सितंबर 1792 से लागू किया गया। इस वर्ष को ऋतुओं के आधार पर 12 महीने में बांटा गया ऋतुओं के हिसाब से। 1793 में महिला क्लबों को बंद करने का विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र भी जारी किया गया। राजनीतिक अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। फलस्वरूप 1944 में उन्हें मताधिकार मिला। अब यहाँ पर इंग्लैंड का प्रभाव बहुत सारे राज्यों पर पड़ा। 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को भी गति मिली। उसके बाद तब औद्योगिक क्रांति हुआ। अब यहाँ पर चौथा चैप्टर बात कर लेते हैं। फोर्थ चैप्टर है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, जो कि 1914 से 1945 तक चला। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 1945 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह युद्ध मित्र राष्ट्र में कौन कौन राष्ट्र आते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया तथा उनके सहयोग राष्ट्र आते हैं। और केंद्रीय शक्तिशाली में हो गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, फिर बुल्गारिया इत्यादि के बीच हुआ। तो केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि के बीच हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय और केंद्रीय शक्तियों का पराजय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय और केंद्रीय शक्तियों का पराजय हुआ। चांसलर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया हंगरी 1789 के साथ द्वैत संधि की। चांसलर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया हंगरी 1789 के साथ द्वैत संधि की। तब रूस 1881 और 1887 के साथ भी मैत्री संधि की गई। इंग्लैंड के साथ भी बिस्मार्क ने मैत्रीवत संबंधी बनाया। 1882 में उसने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मैत्री संधि की। 1882 में इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मैत्री संधि की। फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ। यानी किस तरीके से यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ, जिसे त्रिगुट संधि कहा गया। तो त्रिगुट संधि कहा गया, और इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं इटली सम्मिलित थे। यानी कि जर्मनी एक हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी एक हो गया और इटली सम्मिलित थे। इंग्लैंड और फ्रांस इस गुट से अलग रहे। इंग्लैंड और फ्रांस अभी तो इसमें नहीं थे। 1894 में रूस और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध द्विगुट का निर्माण किया। यानी कि रूस और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध, यानी कि दोनों ने रूस और फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध द्विगुट का निर्माण किया। इंग्लैंड इस समय यूरोपीय राजनीति में अलगाव की नीति अपनाए हुए थे। यानी कि इसमें सबसे वे अलग थे। तब 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस में एक मैत्री संधि हुई। इसे सुंदर समझौता कहा गया। मैत्री संधि हुई 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस में एक मैत्री संधि हुई। इसे सुंदर समझौता कहा जाता है। 1907 में इंग्लैंड और रूस के बीच भी संधि हुई। इस प्रकार यूरोप में नए गुट का उदय हुआ। रूस और इंग्लैंड और रूस के बीच संधि हुई 1907 में। इस प्रकार यूरोप में एक नए गुट का उदय हुआ, जिसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित थे। इस प्रकार त्रिराष्ट्रीय समझौता गुट का निर्माण हुआ। तो एक तो त्रिराष्ट्रीय समझौता, सबसे पहले इंग्लैंड और रूस में भी समझ गए, और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों सम्मिलित थे। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इसीलिए त्रिराष्ट्रीय समझौता गुट का निर्माण हुआ। 1911 में आंग्ल जर्मन नामक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप 1911 में आंग्ल जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप यहाँ पर अगार-दीर का संकट उत्पन्न हो गया। इसे सुलझाने के प्रयास किया गया, परंतु यह विफल हो गया। 1912 में जर्मनी में एक बड़ा जहाज़ इम्परेटर बनाया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज़ था। तो कहाँ बनाया गया? ये जर्मनी में 1912 में बनाया गया सबसे बड़ा जहाज़, जिसका नाम था इम्परेटर। जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई गई। जर्मनी में बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई गई। तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने इसका विरोध किया, यानी कि ये विरोध किया। तब यहाँ पर है उग्र राष्ट्रवाद। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एवं तुर्कों ने स्वतंत्र होने के बाद इसलिए रूस ने अखिल स्लाव अथवा सर्वस्लाववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया। इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध कटु हुए। इस प्रकार सर्व जर्मन भी चला।
तत्कालीन कारण की बात करते हैं। तत्कालीन कारण में हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना ऑस्ट्रिया का युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो की हत्या। यहाँ पर तत्कालीन कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध के? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो की हत्या किया गया। 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ से संबंध सर्व प्रजाति के एक बोस्नियाई युवक ने राजकुमार और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो यहाँ पर है बोस्नियाई युवक ने राजकुमार और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध बना। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का आरंभिक चरण के बात करते हैं तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होते ही युद्ध का बिगुल बज गया। जो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होते हुए युद्ध का बिगुल बज गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में सम्मानित होना। तो जब ये संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में सम्मानित हुआ 1917 तक संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति रखते हुए भी युद्ध में तटस्थ रहा। 1915 में जर्मनी में एक ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबो दिया, जिससे अमेरिका यात्री भी सवार थे। उसने 6 अप्रैल 1917 को जर्मन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका द्वारा युद्ध में शामिल होने से युद्ध का पासा पलट गया। तो अमेरिका द्वारा जो अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया, जिससे और पासा पलट गया। तब 1917 की बाल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व 1917 की बाल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार ने युद्ध से अलग होने से निर्णय लिया। तब युद्ध का निर्णायक चरण में अप्रैल 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट से जर्मनी में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में जर्मन सम्राट कैसर विलियम्स द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। तो युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट से जर्मनी में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में जर्मन सम्राट कैसर विलियम्स द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। वह भागकर हॉलैंड चला गया। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पर है कि अप्रैल 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। तब युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट से जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। वह भागकर हॉलैंड चला गया। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना इस प्रकार से हुई। नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम जब नया सरकार बना तो 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। इसके साथ ही प्रलयंकारी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तब बम बरसाने के लिए हवाई जहाज़ का उपयोग किया गया। इंग्लैंड ने टैंक और जर्मनी ने यू बोट पनडुब्बियों का इस बड़े स्तर पर व्यवहार किया। अब पेरिस शांति सम्मेलन क्या है तो इससे रिलेटेड आप समझ लीजिए। तो नवंबर 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजित राष्ट्रों ने पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन जनवरी 1919 में किया। इसके पूर्व जनवरी 1918 में अमेरिका में किया गया था। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपना 14 सूत्री योजना प्रस्तुत किया, जो जनवरी 1918 में किया गया। तो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपना 14 सूत्री योजना प्रस्तुत किया गया। और तब दूसरा बार जो हुआ है वो जनवरी 1919 में किया गया सम्मेलन पेरिस में। सेवर्स की संधि। तो सेवर्स की संधि क्या है उससे रिलेटेड बात को देख लेते। तो पहली संधि ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरी हंगरी के साथ, तीसरी
बुल्गारिया के साथ, चौथी जर्मनी और अंतिम तुर्की के साथ की गई। इन संधियों में यूरोप का मानचित्र बदल गया। तो ये सब अलग अलग संधि हुई। तो प्रथम किसके साथ हुआ? प्रथम जो हुआ ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरा हंगरी के साथ, तीसरा बुल्गारिया के साथ, चौथी जर्मनी और अंतिम तुर्की के साथ। तो पहले ध्यान रखना ऑस्ट्रिया के साथ हुआ। सेंट जर्मन की संधि के बात कर लेते इस संधि में क्या हुआ। तो सेंट जर्मन की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया को अपना औद्योगिक क्षेत्र बोहेमियन तथा मोराविया, चेकोस्लोवाकिया को फिर बोस्निया और जहाज हर्जेगोविना सर्बिया को देना पड़ा। इनके साथ मोंटीनीग्रो मिलाकर यूगोस्लाविया निर्माण किया गया। पोलैंड का पुनर्गठन हुआ। ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्र इटली को भी गया। तो यहाँ पर है सेंट जर्मन की संधि। तब त्रियानो की संधि 1920 के अनुसार स्लोवाकिया तथा रुथेनिया चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। यूगोस्लाविया तथा रोमानिया को भी अनेक क्षेत्र दिए गए। इन संधियों के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई। तो इस तरह की ये संधि हुई। न्यूली की संधि अब देख लेते हैं। न्यूली की संधि 1919 के बारे में। तो न्यूली की संधि 1919 ने बुल्गारिया का अनेक क्षेत्र यूनान, यूगोस्लाविया और रोमानिया को दे दिया गया। से वर्ष की संधि 1920 में के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया। ऑटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया। इसके अनेक क्षेत्र यूनान और इटली को दे दिए गए। फ्रांस को सीरिया तथा पैलेस्टाइन, इराक और ट्रांस जॉर्डन को ब्रिटिश मैंडेट के अंतर्गत कर दिया गया। इससे तुर्की में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इन सभी संधियों में सबसे अधिक व्यापक और प्रभावशाली वर्साई की संधि जो 1919 थी, जो जर्मनी के साथ की गई। अब वर्साई की संधि देख लेते हैं। तो जर्मनी के पूर्वी सीमा पर का अधिकांश भूभाग पोलैंड को दे दिया गया। यानी कि जर्मनी की पूर्वी सीमा पर का अधिकांश भूभाग पोलैंड को दिया गया। समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक विस्तृत भूभाग निकालकर पोलैंड को दिया गया। वह क्षेत्र पोलिश गलियारा कहलाया। तो वर्साई की संधि में ये बात लिखा हुआ है कि जर्मनी की पूर्वी सीमा पर अधिकांश भूभाग पोलैंड को दिया गया। समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक विस्तृत भूभाग निकालकर पोलैंड को दिया गया। यह क्षेत्र पोलिश गलियारा कहलाया। वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहते हैं। वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहते हैं। जर्मन नागरिक इसे कभी स्वीकार नहीं कर सके। संधि के विरुद्ध जर्मनी ने प्रबल जनमत बन गया। हिटलर और नाजी दल ने वर्साई की संधि के विरुद्ध जनमत को अपने पक्ष में कर सत्ता हथिया ली। वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। यानी कि वर्साई की संधि हुआ तो उससे ये लगा कि अब द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है। साम्राज्यों का अंत। पेरिस की शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। जर्मनी में होहेनजोलर्न और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग राजवंश का शासन समाप्त हो गया। वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार 1917 में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में रोमानोव राजवंश की सत्ता समाप्त हो गई। तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो गया। तो ये सब शांति सम्मेलन से ये हुआ, मतलब साम्राज्यों का अंत होता चला गया धीरे धीरे। इराक को ब्रिटिश एवं सीरिया के फ्रांसीसी संरक्षण यानी कि मैंडेट में रख दिया गया। तो ये सब देख रहे हैं कि कैसे साम्राज्य का अंत हो रहा। तो इराक को ब्रिटिश एवं सीरिया के फ्रांसीसी संरक्षण में मैंडेट में रख दिया गया, संरक्षण में रख दिया गया, जो इराक था ब्रिटिश और सीरिया के। उसके बाद फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। जो फिलिस्तीन था वह इंग्लैंड को दे दिया गया। सोवियत संघ का उदय हुआ इसके साथ ही। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। जारशाही का स्थापना समाजवादी सरकार ने ले लिया। जारशाही का स्थान समाजवादी सरकार ने ले लिया। अधिनायकवाद का उदय भी हुआ। अधिनायकवाद के उदय के बारे में देख लेते हैं।
तो वर्साई की संधि का सहारा लेकर जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी में सत्ता हथिया ली। नाजीवाद ने एक नए राजनीतिक दर्शन दिया इससे सारी सत्ता एक शक्तिशाली नेता के हाथ में केंद्रित कर दी गई। जर्मनी के समान इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ। इटली भी, पेरिस भी, वहाँ पे ये सब असंतुष्ट था। अंततः मित्र राष्ट्रों के प्रति इटली के कटुता बढ़ती गई। हिटलर के समान मुसोलिनी ने भी सारी सत्ता अपने हाथों में ले लिया। अब विश्व शांति के प्रयास किए गए। विश्व शांति की स्थापना के प्रयास में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसने प्रमुख भूमिका निभाई। फलतः 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 1919 में जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई वो विश्व शांति के उद्देश्य से किया गया। मजदूरों की स्थिति में सुधार किया गया। इसमें मजदूरों की स्थिति सुधार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। उसके बाद यहाँ पर 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। फिर हथियारबंदी की छोर। तो 1932 में जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजन किया गया, परंतु यह सफल नहीं हो सका। फ्रांस ने अपने सीमा पर मैगिनो लाइन का निर्माण किया और जमीन के भीतर मजबूत किलाबंदी की, जिससे कि जर्मनी आक्रमण को फ्रांस की सीमा पर ही रोका जा सके। इसके जवाब में जर्मनी ने अपने पश्चिम सीमा को सुदृढ़ करने के लिए सीजफ्रेड लाइन बनाई। इन सैनिक गतिविधियों ने युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। अब तत्कालीन कारण में देख लेते हैं। तो अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डेजिंग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारा जर्मनी को वापस करने की मांग रखी। अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डेजिंग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारा जर्मनी को वापस करने की मांग रखी। पोलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया। जर्मनी की अपेक्षा से क्रुद्ध होकर हिटलर ने 1 सितंबर 1934 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी, मतलब युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। तो युद्ध का आरंभ यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में देख रहे हैं कि आरंभ का कैसे हुआ। तो ये बात पहले भी देख लिए हुए हैं कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा। शीघ्र ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उधर जर्मन ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक काल नकली युद्ध अथवा फोनी वार का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में युद्ध की स्थिति बने रहने पर भी कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। बस युद्ध होगा इस तरह की बात होता था। इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या दिया गया, फोनी वार का काल या नकली युद्ध कहा गया। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी तथा डेनमार्क पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया गया। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने डेनमार्क पर आक्रमण किया। 9 अप्रैल 1940 को डेनमार्क पर और उस पर अधिकार कर लिया गया जर्मनी द्वारा। जून 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम और हॉलैंड के अतिरिक्त फ्रांस पर भी अधिकार कर लिया। तो जून 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम और हॉलैंड के अतिरिक्त फ्रांस पर भी अधिकार कर लिया। जर्मन बम वर्षकों ने इंग्लैंड पर हवाई आक्रमणों कर जर्मन बम वर्षकों ने इंग्लैंड पर हवाई आक्रमण कर उसे बर्बाद करने की योजना बनाई, परंतु इंग्लैंड की लड़ाई में जर्मनी की सफलता नहीं मिली। वह इंग्लैंड पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सके। अब युद्ध का विस्तार देख लेते हैं कि कैसे युद्ध का विस्तार हुआ। ये सब तो स्टार्ट हुआ 7 दिसंबर 1941 को जापान ने
पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया गया। फलतः अमेरिका भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। जापान ने शीघ्र ही मलाया, बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड आदि पर अधिकार कर लिया। अब इस तरीके से इतना सारा हो गया, तो युद्ध का अंत के बाद कर लेते। 7 मई 1945 को हिटलर के आत्मसमर्पण करना पड़ा। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम उन्हें पुनः नष्ट कर दिया गया। जो 6 अप्रैल और 9 अगस्त, 6 को पहला और 9 अगस्त को दूसरा, 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की शहरों पर परमाणु बम उन्हें पुनः नष्ट कर दिया गया। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अपना प्रभावी क्षेत्र बढ़ाने लगे। इससे शीत युद्ध आरंभ हुआ। इसकी समाप्ति सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र नामक संस्था की स्थापना की गई। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 5th चैप्टर है नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष से रिलेटेड। इटली ने बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद एवं जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय और विकास। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद एवं जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय और विकास। यहाँ पे है नाजीवाद अथवा नात्सीवाद का जनक जर्मनी का एडोल्फ हिटलर था। नाजीवाद का उदय जर्मनी के एडोल्फ हिटलर था। जर्मनी के तत्कालीन स्थिति की बात कर लेते हैं। तो नाजीवाद के प्रवर्तक के एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। फ्रांस और बेल्जियम जर्मनी की आधिपत्य जमा लिया। युद्ध में हिटलर असाधारण वीरता दिखलाई, जिससे उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। आयरन क्रॉस किसे कहा जाता है? तो एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। अब नवंबर 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों की पराजय हुई। युद्ध में पराजित होने पर जर्मन राष्ट्र और कैजर विलियम्स द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। तो जब युद्ध हुआ नवंबर में, तो युद्ध में पराजित होने पर जर्मन सम्राट और कैजर विलियम्स द्वितीय ने गद्दी त्याग दी और वह हॉलैंड चला गया। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर नियुक्त किया गया। 11 नवंबर 1918 को यहाँ पे है कि समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर नियुक्त किया। 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया। जर्मनी में वेमर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई। तो यहाँ पर है बात कि 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम संधि की हस्ताक्षर किया। जर्मनी में वेमर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा की बैठक हो गई। अब तब उसके बाद इन स्थानों में वेमर गणतंत्र की स्थापना की। तो इन सभा में वेमर गणतंत्र की स्थापना की तथा वेमर संविधान 11 अगस्त 1919 को लागू किया। इसके अनुसार जर्मनी और संघीय शासन व्यवस्था लागू की तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई। राष्ट्रपति को इसी समय आपातकालीन दी गई। तो ये जो सभा हुआ है, इसमें वेमर गणतंत्र की स्थापना हुआ और वेमर संविधान का भी 11 अगस्त 1919 को लागू किया गया। इसके अनुसार जनवरी संघीय शासन व्यवस्था लागू की तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी। गणतंत्र के समर्थक और इसके नेता नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारे गए। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसने इसका पुनर्गठन किया और इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब हिटलर ने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रखा। यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी कहलाया। तो यहाँ पर है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रखा। तो ये पार्टी कौन सा था? तो 1919 में हिटलर, यहाँ पर है कि 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता यानी कि उसके साथ जुड़ गया जो पार्टी था, उसने इसका पुनर्गठन किया और इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब जब प्रभाव स्थापित हो गया तो इसी का नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी जो नाम था
ये रखा और बाद में यही पार्टी चलकर नाजी पार्टी कहलाया। तो इससे विख्यात हुआ हिटलर दल का नेता था जो कि फ्यूहर बन गया। हिटलर गणतंत्र विरोधी था। हिटलर गणतंत्र के विरोधी था। 1923 में उसने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर गणतंत्रात्मक सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया, परंतु यह विफल हो गया। मेरा संघर्ष यानी कि मेन कैंप का प्रथम भाग लिखा। इसमें हिटलर ने जनतंत्र के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया एवं इसकी कटु आलोचना की, यानी कि उसके बारे में आलोचना किए। अब पार्टी के लाल झंडा जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था जगह जगह लहराया जाने लगा। तब गणतंत्रवासियों के प्रयासों से 1925 में लोकार्नो समझौता के अनुसार जर्मन को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई। 1928 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद की, अब यहाँ पर 1928 में नाजी पार्टी के जर्मन संसद जो था राइखस्टाग में सिर्फ 2.6% मत ही मिले। लेकिन 1929 में आर्थिक मंदी के दौरान और बाद में नाजी पार्टी का प्रभाव बढ़ता गया। उत्साहित होकर हिटलर 1932 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। उसमें इसकी पराजय हो गई, यानी कि वे राष्ट्रपति नहीं बन सके। उसने अपना प्रभाव इतना अधिक बढ़ा लिया था कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने उसे 30 जनवरी 1933 को अपना प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर नियुक्त किया। उसने संसद का नाम द्वितीय राइख रखा गया। फरवरी 1933 में संसद भवन आग लगने के बाद सभी नागरिक का अधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कम्युनिस्टों एवं नाजी विरोधियों का सफाया, तो कम्युनिस्ट एवं नाजी विरोधियों का सफाया किया गया। मार्च 1933 में एक कानून इनेबलिंग एक्ट बनाकर हिटलर को अध्यादेश के द्वारा शासन करने का अधिकार दिया गया। 1934 में जर्मन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की जब मृत्यु हो गई तो जर्मनी में हिटलर के अधीन सर्व अधिकारवादी राज्य की स्थापना हुई। वह देश का फ्यूहरर नेता बन गया। उसने एक जनता एक साम्राज्य एक नेता बन गया। उसने एक जनता ये सब का नारा दिया, यानी कि एक जनता एक साम्राज्य एक नेता का नारा दिया। 1945 तक वह जर्मनी के भाग्य विधाता बना रहा। वर्साई की संधि ने जर्मनी और हिटलर को उद्वेलित कर दिया। इसे संधि का राजमार्ग की डकैती कहा। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत तथा स्पेंसर ने अतिजीविका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत तथा स्पेंसर ने अतिजीविका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि जर्मनी के थे। नाजीवाद के प्रसार के लिए प्रचार माध्यम का सहारा, तो यहूदियों के विरुद्ध दी इंटरनल ज्यू नामक फिल्म्स बनाई गई। हिटलर ने गोबेल्स को अपना प्रचार मंत्री जो थे उसको प्रचार मंत्री नियुक्त किया। गोबेल्स की नीति थी अफवाह को इतना फैलाओ कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। तो इस तरह जो काम था गोबेल्स का काम था, जो प्रचार मंत्री था हिटलर के। अब उद्योगों का विकास के लिए चतुर्वर्षीय योजना, उद्योगों के विकास के लिए अलग अलग योजना बनाई गई। चतुर्वर्षीय योजना 1936 में लागू की गई। इसका उद्देश्य अपने देश में ही सभी वस्तुओं का निर्माण करना तथा जिससे विदेशी आयात समाप्त किया जा सके। तो इस तरह की बात था। तब 1933 में राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में रहे निरस्त्रीकरण सम्मेलन से हिटलर ने जर्मन प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया। उसने राष्ट्रसंघ की सदस्यता दी गई। ऑस्ट्रिया जर्मनी का एकीकरण में बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया में जर्मनी प्रजाति की बहुत बड़ी संख्या थी, इसलिए 1938 में उसने एक जनता एक साम्राज्य एक नेता का नारा दिया गया। ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ एकीकृत किया गया। अब राइनलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार, राइनलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार, तो हिटलर ने ये दोनों पर 1936 में पुनर्धिकार कर लिया। चेकोस्लोवाकिया को सुडेटनलैंड में जर्मन लोग बड़ी संख्या में थे, अतः हिटलर इस पर अधिकार करना चाहता था। 1938 के म्यूनिख सम्मेलन में सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया गया, परंतु हिटलर ने इसे असंतुष्ट नहीं हुआ। उसने संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने की योजना बनाई। 1939 में उसने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया गया, क्योंकि 1939 में इसमें यानी कि चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया और
राइनलैंड पर 1936 में अधिकार किया, क्योंकि वहाँ भी जर्मन प्रजाति के लोग बड़ी संख्या में थे, इसलिए इजली अधिकार कर लिए गए। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का गठन। उसके बाद है रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का गठन। तो अबिसिनियाई युद्ध में जर्मनी ने इटली की सहायता की थी, फलतः रोम इटली के राजधानी और जो था रोम, जो कि इटली की राजधानी, और बर्लिन जर्मनी की राजधानी, ने आपस में एक संधि कर ली। यह रोम बर्लिन धुरी के नाम से विख्यात हुई। रोम में बर्लिन ने अपनी स्पेनिश शासक जनरल फ्रैंको भी मित्रता स्थापित की। 1936 में जर्मनी और जापान में साम्यवाद के विरुद्ध एक आपसी समझौते जर्मनी और जापान के बीच, यहाँ पर 1936 में जर्मनी और जापान के बीच साम्यवाद के विरुद्ध एक आपसी समझौते यानी कि कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किया। 1937 में इटली भी उसने सम्मिलित हो गया, फलतः यह त्रिदलीय संधि रोम बर्लिन धुरी के नाम से विख्यात हुआ। अब सोवियत संघ के साथ संधि की बात करते हैं। तो 1939 में हिटलर ने सोवियत संघ के साथ अन आक्रमण संधि की। इसके अनुसार दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का आश्वासन दिया। यह संधि शीघ्र ही समाप्त हो गया। तो सोवियत संघ के साथ संधि के बारे में है कि 1939 में हिटलर ने सोवियत संघ के साथ अन आक्रमण संधि की, यानी कि बिना कोई आक्रमण किए हुए दोनों संधि किए, सोवियत संघ के साथ अन आक्रमण संधि की। इसके अनुसार दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का आश्वासन दिया। यह संधि शीघ्र ही समाप्त हो गया। 1945 में हिटलर ने इंग्लैंड के साथ समझौता किया। 1935 में हिटलर ने इंग्लैंड के साथ एक समझौता किया। अब यहाँ पर है पोलैंड पर आक्रमण से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो 1934 में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षों के लिए आक्रमण संधि की थी, फिर भी हिटलर इसे संतुष्ट नहीं था। वर्साई की संधि द्वारा पोलैंड को जो पोलिश गलियारा दिया गया था उसे हिटलर वापस ले लेना चाहता था। उसने पोलैंड से इसे वापस करने की मांग की। हिटलर की मांग पोलैंड ने ठुकरा दिया, फलतः 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर लिया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर रहा, विनाशकारी था। इसने धुरी राष्ट्रों को पराजित होकर हताश हिटलर ने अपने मंत्री गोबेल्स और अपने परिवार के सदस्य के साथ अप्रैल 1945 में बर्लिन के साथ एक बंकर में आत्महत्या कर ली। यहाँ पर कुछ और बातें हैं कि राष्ट्रों के पराजित हो और हताश हिटलर ने अपने मंत्री गोबेल्स और अपने परिवार के सदस्यों के साथ अप्रैल 1945 में बर्लिन के साथ एक बंकर में आत्महत्या कर ली। 1 मई 1945 में जर्मनी मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जो जर्मनी था मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया गया। इसके साथ ही हिटलर और द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी समाप्त हो गई। अब इस तरीके से अब 6th चैप्टर में है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ये बड़ा चैप्टर है और ख़ास भी है यहाँ पर। तो भारत के वन्य समाज की बात कर लेते हैं। 21.2% भूमि वनों से आच्छादित है। सरकार ने अलग अलग तरह की नीति बनाई। जर्मनी निवासी बेयाट्रिच ब्रैंडिस को भारत में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया नियुक्त किया सरकार ने। तो जर्मन निवासी बेयाट्रिच ब्रैंडिस को भारत में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया नियुक्त किया गया है सरकार ने। अब उसके बाद ब्रैंडिस ने जंगलों की समुचित व्यवस्था के लिए भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में की। उसने भारतीय अधिनियम को 1865 में पारित करवाया। सरकार ने 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की। सरकार ने 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की। इसके सुझाव पर वैज्ञानिक वनीकरण की नीति अपनाई गई। भारतीय वन अधिनियम 1865 में क्रमशः फिर 1878 में 1927 में संशोधन होते चला गया। 1878 में किए गए संशोधन के अनुसार वनों की 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। ये श्रेणियां थी आरक्षित, संरक्षित तथा ग्राम्य वन। सबसे अच्छी श्रेणी के वनों के आरक्षित कोटि में रखा गया। आदिवासी इन वनों का उपयोग नहीं कर सकते थे। बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था।
भारत में सबसे बड़ी भील जनजाति है। इसका निवास मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा में है। दूसरी बड़ी जनजाति जो है वह गोंडा है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, गोंडा है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये भी बसे हुए। भारत की तीसरी बड़ी जनजाति संथाल है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में बसे हुए। यह जनजाति अनेक उप जनजातियों में विभक्त है। अन्य जनजातियों में मुंडा, ओराव, हो, खोंडा, चेरो, कोल, पहाड़ियों तथा मीना का उल्लेख किया जा सकता है। संथालों की बात कर लेते हैं। संथालों में निषिद्ध यौन संबंध स्थापित होने पर बिटलाहा अथवा जाति से बहिष्कृत करने की सजा दी जाती थी। कुछ जनजातियों में वधू मूल्य की प्रथा प्रचलित थी। मुंडाओं ने इसे गोनांग तथा संथालों में पौन कहा जाता था। विवाह और अंत्येष्टि जन्म सबसे प्रमुख संस्कार थे उन लोगों में। प्रत्येक गांव का अपना अखाड़ा होता था, जो सामाजिक गतिविधियों मुख्यतः नृत्य का केंद्र होता था। अब नृत्य संगीत जनजाति समुदाय के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। युवक युवतियों के नृत्य संगीत की शिक्षा दी जाती थी। उराव जनजाति में धम कुरिया नामक एक सामाजिक संस्था थी, जिसे युवक युवतियों को रीति रिवाजों की परंपराओं तथा नृत्य संगीत की प्रशिक्षण मिलता था। मुंडा और असुर जनजाति में यह संस्था गीती ओरा के नाम से जानी जाती है। मुंडा और असुर जनजाति में जो गीत उत सिखाया जाता है, गीती ओरा के नाम से जाना जाता है। आदिवासी पर्व त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं, जैसे उराव जतरा, जिसको मेला का उल्लासपूर्वक आयोजन करते जनजातियों, जिसे यहाँ पर समाज पर गांव के मुखिया, जिसे संथाल मांझी, ओराव, पाहन, मुंडा तथा पहाड़ियों सरदार कहते हैं। ओराव, पाहन, मुंडा तथा पहाड़िया सरदार कहते यथेष्ट का प्रभाव पड़ा। आदिवासी बुरी आत्माओं और भूत प्रेतों से भयभीत होकर बैगा अथवा ओझा की शरण लेते हैं। डाइन कोरी नज़र लगाना का अंधविश्वास जनजातियों में था। तो इस तरह की बातें। संथालों में मुख्य पर्व सोहराई, ओराव का कर्मा तथा मुंडाओं का सरहुल, ये सब पर्व का नाम है। अब धार्मिक जीवन बात कर लेते हैं। तो ये सब का अलग अलग धार्मिक जीवन है। ये सब अपने अपने भगवान को मानते हैं। इनकी प्रमुख देवता सिन बोंग था। सूर्य के बेंगा अथवा प्रधान पुजारी इन्हें प्रसन्न रखने थे। इस तरह से सब अलग अलग जगह पे धार्मिक है। मुंडाओं धार्मिक प्रधान यानी कि मुंडाओं का प्रमुख धर्मेश था। इसका धार्मिक प्रधान पाहन था। इसकी पूजा स्थली सरना थी। हो जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगी था। उराव ने भगत भी होते थे, जिन्हें मंत्रों का ज्ञान होता था। जनजातियों को पुनर्जन्म में विश्वास नहीं होता था। इस तरह के फिर शिव जनजाति के महादेव बोंगा तथा पार्वती चंडी बोंगा बन गई। दुष्ट आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए काली, दुर्गा, हनुमान ये सब पाठ वो लोग करने लगे। अब नाम आता है कुछ कुछ विद्रोह का, जैसे चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह क्या है? तो चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल के मिदनापुर, बांकुर तथा मानभूम क्षेत्र में बसी हुई थी। चुआर जनजातियों का पहला विद्रोह था। विभिन्न चरणों में 1768 से 69 से 1805 तक किया गया यह विद्रोह चला। फिर है अकाल एवं बढ़े हुए लगान के विरुद्ध ये किया गया। फिर यहाँ पर 1799 में रानी के गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया गया, परंतु इसके विद्रोह अग्नि शांत नहीं हुई। राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में भी चुआरों ने व्यापक विद्रोह किया। तो यहाँ पे है कि जो राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में चुआरों ने व्यापक विद्रोह किया। आगे चलकर चुआरों ने गंगा नारायण विद्रोह में भी भाग लिया। बार बार होने वाले विद्रोहों से बाध्य होकर और शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए 1805 में कंपनी सरकार ने जमींदारी पुलिस व्यवस्था स्थापित की। जंगल में हाल जिला बनाया गया। परिणाम स्वरूप 1830 तक मानभूम क्षेत्र में शांति बनी रही। अब यहाँ पर है पहाड़ियों विद्रोह, जिसमें तिलक मांझी का विद्रोह आता है। तो वो भी इससे रिलेटेड है पहाड़ियों विद्रोह के बारे कि पहाड़ियों युद्ध प्रिय जनजाति थी। भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों में बसी हुई अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था और लगान वसूली की नीति के कारण पहाड़ियों पर आर्थिक ये हो गया, जिसमें तिलक मांझी सबसे महत्वपूर्ण थे। भारत का पहला संथाली तत्कालीन संस्था परगना क्षेत्र का विद्रोही। झारखंड के शहीदों में तिलक मांझी का प्रथम नाम आता है, जिन्होंने मतलब एक ऐसे थे जो तिलक मांझी का जन्म 1750 में सुल्तानगंज, जो कि भागलपुर बिहार में तिलक
महिषी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सदरा मुर्मू था। तिलक मांझी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें तीर चलाने का महारत हासिल था। 1778 में ऑगस्टस क्लीवलैंड, जो तिल झिलमिली साहब के नाम से विख्यात था, उनको भागलपुर जिला का कलेक्टर नियुक्त किया गया। क्लीवलैंड ने भागलपुर आने के पहले राजमहल की पहाड़ियों का काम किया, जनजातियों के बीच, यानी कि जनजातियों के लिए पहाड़ियों का काम किया। तो पहाड़िया विद्रोह यही हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं तिलक मांझी के विद्रोह के नाम से जाना जाता है, पहाड़ियों का विद्रोह। अब तमार विद्रोह देख लेते हैं। पहले तो चुआर विद्रोह था, अब तमार विद्रोह हो गया। तो तमार विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर की उराव जनजाति ने किया। इसका मुख्य कारण जमींदार शोषण। यह विद्रोह करीब 1794 तक चला। यद्यपि कंपनी सरकार ने, तो कहाँ हुआ, छोटा नागपुर की उराव जनजाति ने किया। इसका मुख्य कारण जमींदारी शोषण मैक्सिमम का तो वही था। और यहाँ पे व्यवस्था की स्थापना की गई, जमींदारी पुलिस बल स्थापना की गई, तथापि इसे विशेष लाभ तो नहीं हुआ। उसके बाद अब चेरो विद्रोह की बात कर लेते हैं। ये भी जनजाति का विद्रोह। चेरो जनजाति तत्कालीन बिहार के पलामू क्षेत्र में निवास करती थी। यह विद्रोह चेरो राजा के अत्याचारों के खिलाफ हुआ। 1722 से 84 के मध्य चेरो राजवंश में सत्ता संघर्ष चलता रहा। इसका खामियाजा भी गरीबी किसानों को भुगतना पड़ा। 1783 में चूड़ामन राजा बना, यह अंग्रेज सरकार को समर्थक था। तब उसी के विरुद्ध में 1800 में भूषण सिंह ने चेरो लोगों को नेतृत्व प्रदान किया एवं फूला विद्रोह कर दिया गया। तब ये संघर्ष चलता रहा। तब इसके कारण 1802 में भूषण सिंह को फांसी पर भी लटका दिया गया। चेरो विद्रोह में ये सब हुआ। तब उसके बाद हो विद्रोह की बात कर लेते हैं। हो विद्रोह में क्या हुआ, तो यह 1820 से 21 में छोटा नागपुर के सिंहभूम क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ। यह विद्रोह वहां के तत्कालीन राजा जगन्नाथ के विरुद्ध हुआ। राजा अंग्रेज के संरक्षण में जनजातीय लोगों को शोषण करता था, तो इसीलिए वहाँ पे ये सभी ने मिलकर किया। और फिर उसके बाद है कि टिक नहीं पाया, आगे चलकर मुंडा विद्रोह में भी हो गया, शरीक हो गए। तब आगे चलकर मुंडा विद्रोह हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, हो लोगों ने सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु वे सेना के सामने टिक नहीं पाए। आगे चलकर मुंडा विद्रोह में भी वो शामिल हो गए। अब कोल विद्रोह की बात कर लेते हैं। कोल विद्रोह 1831 से 32 में आदिवासियों का जन आंदोलन था। इसके आंदोलन आरंभ दीक के विरुद्ध हुआ। तो कोल विद्रोह 1831 से 32 आदिवासियों का जन आंदोलन था। इसका आंदोलन का आरंभ दीक के विरुद्ध हुआ, परंतु आगे चलकर यह राज विरोधी आंदोलन बन गया। यह आंदोलन भी छोटा नागपुर में हुआ, परंतु इससे मुंडा, उराव एवं अन्य जनजातियों ने भी भाग लिया। अब विद्रोह के नेता की बात कर लेते हैं। तो कोल विद्रोह किसी एक नेता के विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि इसे अनेक नेताओं का योगदान था। इसमें मुख्य थे बुद्धू भगत, जोवा भगत, केशव भगत, नरेंद्र शाह, मानकी और माधव महतो। कोलों के अपने संघर्ष में अन्य जनजातियों चेरो, उराव और मुंडा का भी सहयोग और समर्थन मिला। विद्रोह का महत्व में क्या हुआ, तो जो विद्रोह करते थे उससे वो लोग थोड़ा न थोड़ा मतलब फ़ायदा होता था कि उस पर कर या लगान या शोषण नहीं किया। भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह हो गया कि गंगा नारायण का हंगामा, यानी भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण का हंगामा 1832 में वीरभूमि क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह वहां के तत्कालीन जमींदार गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि कंपनी सरकार ने जमींदारों पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाल दिया करता था कि उसे पूरा करना असंभव था, तो इसी के लिए ये हुआ था। तो ये जो विद्रोह है यहाँ पर भूमिज विद्रोह इसी के नाम से ये, परंतु यहाँ पे अंग्रेज सेना ने भी उनका संघर्ष हुआ, परंतु खरसावा के अंग्रेज जो थे भक्त जमींदारों से संघर्ष करते हुए मारे गए। गंगा नारायण की मृत्यु के बाद विद्रोह के समाप्त हो गया। अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए गंगा नारायण अपनी मृत्यु के संघर्ष करते रहे। अब संथाल विद्रोह आता है। तो संथाल विद्रोह जो कि संथाल हुल ने किया था। कोलों के बाद संथालों का व्यापक प्रभाव विद्रोह हुआ। अंग्रेजों सरकार के विरुद्ध 1857 के पूर्व होने वाला यह सबसे बड़ा विद्रोह था, जो कि संथाल विद्रोह के नाम से जाता है। इस विद्रोह का प्रसार छोटा नागपुर, सिंहभूम, संथाल परगना तथा वीरभूमि और बाकुडो जिला तक था। संथाल इसे हुल अथवा
मुक्ति संग्राम मानते थे। अब विद्रोह का स्वरूप एवं नेतृत्व में बात कर लेते हैं। विद्रोह का स्वरूप एवं नेतृत्व, जो संथाल विद्रोह है उसके बारे में। तो 1855 तक संथालों के यह सहन शक्ति जवाब दे गई। उन लोगों ने विद्रोह का मन बना लिया। 4 संथाल भाइयों, जिसमें सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने संथालों का संगठित किया। ये भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे। संथालों को संगठित करने के लिए उनकी धार्मिक भावना ये सब हुआ और सभी को एक साथ इकट्ठा किया, जिसमें दैवी पुरुष बताया और सिंधु ने अपने आप को दैवी पुरुष बताया और संथालों के भगवान ठाकुर का अवतार घोषित किया। जो ठाकुर है उसका अवतार घोषित किया अपने को वीर बनाकर। 30 जून 1855 को सिंधु और कान्हू भगनाडीह ग्राम में संथालों की एक आम सभा बुलाई। 1855 को, यानी 30 जून 1855 को सिंधु और कान्हू भगनाडीह ग्राम में संथालों की एक आम सभा बुलाई। इसमें करीब 10,000 संथालों ने भाग लिया। यही ठाकुर का आदेश सुनाया गया। ठाकुर ने जमींदारी, महारानी और सरकार अत्याचारों के डटकर विरोध करने के लिए बताया गया, जिसमें ठाकुर का संदेश गांव-गांव में पहुंचाया गया। इस तरीके से संथाल विद्रोह सरकारी विद्रोह नहीं था, ये कोई सरकारी विद्रोह नहीं था। अब सरकारी प्रतिक्रिया और दमन। तो सिंधु कान्हू के गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की। कलकत्ता में मेजर बर्डो ने नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी संथालों के दमन के लिए भेजी गई। संथाल विद्रोह का महत्व क्या हुआ? तो सरकारों ने कुछ सुधार कार्य संथाल यानी कि उसके प्रति सुधार किए गए। सुधार में और कुछ नियम भी पारित किए गए, जिसमें पारित अधिनियम 37 द्वारा संथाल परगना जिला बनाया गया एक संथाल के लिए। भागीरथ के नेतृत्व में संथालों ने 1870 से 75 में, 1880 से 81 में दुबिया गोसाई के नेतृत्व में एक बार पुनः आंदोलन किया गया। ये आंदोलन खेरवार यानी कि संथालों का एक प्राचीन नाम था, तो खेरवार आंदोलन किया गया नाम से विख्यात है। इन आंदोलनों संथालों का एक प्राचीन नाम, तो आंदोलन का स्वरूप संथाल हुल से भिन्न था। तो ये सब है। उसके बाद खेरवार आंदोलन, जो कि पहले के आंदोलन के बारे में है। तो इस आंदोलन के बारे में कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने संथालों की समस्याओं की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया। तब 1872 में संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम द्वारा जमींदारी संबंधी विवाद दूर करने का प्रयास किया गया। किसानों को ज़मीन पर अधिकार दिया गया, उनकी छीनी हुई ज़मीन वापस कर दी गई। इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर फलतः 1874 से 75 में संथालों के नेता भागीरथ के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चला। 1881 की जनगणना के संथालों ने विद्रोह किया तथा लगानबंदी की। तब 1895 में संथालों का आंदोलन समाप्त कर दिया गया। सरदार आंदोलन में देख लेते हैं। तो 1857 के बाद यह आंदोलन छोटा नागपुर में हुआ। इससे मुंडा और उराव जनजाति तथा ईसाइयों ने बड़े भाग लिया। आंदोलन में संलग्न वैसे सभी लोग सरदार कहे गए जिन लोगों ने आदिवासियों के परंपरागत जमीन संबंधी अधिकारों को जमींदार से वापस दिलाने का प्रयास किया। तो सरदार आंदोलन से बहुत सारे सरदार थे, तो इसी के कारण जिसमें पैतृक अधिकार ये सब शामिल था। और सरकार ने 1860 में आदिवासियों को वंशानुगत जो जमींदार था यानी कि भुयन हारी, वे सबको सर्वेक्षण कराया गया और प्रदान किया गया। मुंडाओं ने अपना प्रतिरोध प्रकट किया। 1867 में उन लोगों ने बंगाल सरकार को एक प्रतिवेदन दिया, जिससे आरोप लगाया गया कि छोटा नागपुर के महाराज उन्हें ज़मीन बेदखल कर रहे हैं। सरकार ने समस्या के समाधान के लिए 1869 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया तथा पुनः भुयन हारी ज़मीन का सर्वेक्षण करवाने की व्यवस्था की गई। उसके बाद है कि 1890 के बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने छोटा नागपुर का दौरा आदिवासियों के समस्याओं को सुलझाने का वादा किया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब इसलिए मुंडाओं ने 1895 के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उन्होंने बिरसा मुंडा आंदोलन किया। तो 1895 तक सरदार आंदोलन समाप्त हो गया। अब बिरसा मुंडा आंदोलन किया गया तो ये ज़मीन से रिलेटेड ही था। जो संथालों के बाद छोटा नागपुर में मुंडाओं का व्यापक विद्रोह हुआ, तो ये ज़मीन से रिलेटेड था और जिसमें यहाँ पर शोषण के शिकार बने उन्हें संघर्ष करने के लिए बिरसा मुंडा ने उत्प्रेरित किया। बिरसा मुंडा विद्रोह सरदारी आंदोलन अथवा इससे प्रभावित था, तो परंतु जहाँ सरदारी आंदोलन अहिंसात्मक लेकिन ये जो बिरसा मुंडा यह हिंसात्मक था। इस विद्रोह के जो प्रमुख व्यक्ति थे यह। अब बिरसा मुंडा के जीवन परिचय के बारे में है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 पलामू के तमार के निकट ओली हातू गांव में
हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। यद्यपि उनका बचपन गरीबी एवं कष्ट में बीता, तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने चाईबासा के मिशन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वे शिकार करने, बांसुरी ये सब में परंपरागत थे, मतलब पारंगत थे। प्रभावित हुआ सरदार आंदोलन से उन्होंने प्रभावित हुआ, तब शाकाहारी बन गए। आगे चलकर उन्होंने अलग अलग तरह की धारणा किया, तब एवं चंदन तिलक भी लगाने लगे। उन्होंने कुछ समय के लिए ईसाई धर्म भी अपनाया, परंतु बाद में चलकर इसे छोड़ दिया। ये सब उनके जीवन परिचय है। जनजाति और वैष्णव धर्म का तत्व थे। वे लोगों के उपदेश देते थे। वे मुंडाओं में सबसे प्रमुख थे। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया एवं सिंगबोंग को सर्वोच्च देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। उनका पूजा सिंगबोंग को करते थे। उन्होंने सम्मान से धरती आबा यानी कि ज़मीन का पिता कहा जाने लगा। उन्हें सम्मान से धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायियों की संस्था लगातार बढ़ती गई। मतलब नवंबर 1897 में महारानी विक्टोरिया के शासन की हीरक जयंती अवसर पर बिरसा मुंडा और उनके साथियों को जेल में रिहा कर दिया गया, यानी कि जेल से रिहा कर दिया गया। बिरसा मुंडा स्वयं महारानी विक्टोरिया के पतले तीर चलाकर तीर अंदाजी का अभ्यास करते थे। गुप्त सभाओं में बिरसा मुंडा स्वयं अपने समर्थकों के वीरदा यानी कि वीर जल छिड़कते थे। उन्होंने घोषणा पत्र की, महारानी राज्य समाप्त हो गया और हमारा राज्य आरंभ हो गया। अब अबुआ राज एंट जाना, महारानी राज टुंडू, तो ये नाम दिया गया। 25 दिसंबर 1899 को क्रिसमस के दिन बिरसा मुंडा का व्यापक और हिंसक विद्रोह आरंभ हुआ। सरकार बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया। इनाम के लालच में स्थानीय लोगों ने बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को पकड़वा दिया। उन्हें गिरफ्तार कर रांची के जेल में रख दिया गया। तब उसके बाद है कि उन पर उनके साथियों का मुकदमा चलाया गया। तब ये सब आखिरकार अंत तक होते होते बिरसा मुंडा विद्रोह समाप्त हो गया। तब 1902 से 10 के बीच रांची जिला के पैमाइश एवं बंदोबस्ती की व्यवस्था की गई। गुमला और खूंटी अनुमंडलों की स्थापना की गई। तब 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित किया गया। ओराव में टाना भगत आंदोलन चलाया गया। मुंडा आज भी बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं। घर घर में उनकी प्रशंसा लोकगीतों गाए जाते हैं। टाना भगत आंदोलन की बात कर लेते हैं तो टाना भगत आंदोलन है कि झारखंड में इन प्रमुख जनजाति में आंदोलन के अतिरिक्त 20वीं शताब्दी के प्रथम विश्व युद्ध के अवसर पर टाना भगत आंदोलन हुआ। यह आंदोलन भी उराव में हुआ। इसकी मुख्य भूमिका जतरा भगत 1888 से 1916 के बीच जिनका जीवन काल था, तो जतरा भगत सबसे प्रमुख थे। अब कंथ विद्रोह की बात करते हैं तो उड़ीसा में 19वीं शताब्दी में कंथ विद्रोह हुआ। कंथ जनजाति तत्कालीन मद्रास प्रांत से बंगाल तक विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहती थी। इससे मरियाह प्रथा अथवा मानव बलि प्रथा प्रचलित थी। 1837 में कंपनी सरकार ने इस प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इस विरोध का चक्र बिसोई ने नेतृत्व किया। चक्र बिसोई का जन्म घुमसार के ताराबाड़ी गांव में हुआ था। उसने कंपनी सरकार की नीति को जोरदार विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के कंध आदिवासी ने भी भाग लिया। उड़ीसा के 1867 से 68 में भुइया एवं जुआंग आदिवासियों का विद्रोह हुआ। इन लोगों ने तत्कालीन राजा के अत्याचारों और शोषणपूर्ण नीति को विरोध किया। तब विरोध के नेतृत्व धरणीधर नायक ने प्रदान किया। अब आंध्र प्रदेश का विद्रोह, तो आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने यह विद्रोह किया जो कर वसूल के कारण हुआ। फिर बस्तर के आदिवासियों का विद्रोह में देख लेते हैं तो तत्कालीन मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ में ये बस्तर के आदिवासी आंदोलन किए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जनजातियों के लिए शिक्षा व आरक्षण की व्यवस्था किया गया। 1952 में वन नीति अपनाई गई। 1 नवंबर 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का पुनर्गठन का नया झारखंड राज्य बनाया गया। तो 1 नवंबर छत्तीसगढ़ अलग किया गया। तब 15 नवंबर 2026 को बिहार का पुनर्गठन करके झारखंड बना दिया गया। अब विश्व शांति के प्रयास के लिए यहाँ पे राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था 1945 में। राष्ट्र संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका ये शामिल थे। वुडरो विल्सन के दिमाग उपज था कि राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाए। तब इंग्लैंड रॉबर्ट सेसिल, तो ये 7वां चैप्टर है विश्व शांति के प्रयास। तो इंग्लैंड रॉबर्ट सेसिल, दक्षिण अफ्रीका के जॉन एस्मर्ट्स तथा फ्रांस के लियो
बुर्जिया, इन सबों में सम्मिलित प्रयासों से 10 जनवरी 1920 में जिस दिन वर्साई की संधि व्यवहार में आई, राष्ट्रसंघ की अस्तित्व में आई। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य था कि जितने भी सारे हैं नियमावली सबको ये किया जाए। राष्ट्रसंघ के संगठन हुआ जिसमें बहुत सारे चीज़ शामिल था, जिसमें असेंबली, काउंसिल, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय ये सब था। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय इसका मुख्य विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी काम होता है उसको ये करना था। न्यायालय में 15 न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि सहायक संगठन जिसको कहते हैं तो वो भी इसमें शामिल है। अब राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में तो हो चुका था। राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। तो इसमें और कुछ बातें हैं। तो ये 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस घोषणा जारी किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र विधिवत स्थापित किया गया। ये सब है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी लोक कार्य देखभाल के लिए एक सचिवालय का गठन किया गया। 1 नवंबर 1944 को इस परिषद का इस परिषद को स्थगित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसमें पूरे को जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी सारे स्टेट है सबको संगठित किया गया। अब बाल सहायता कोष में इसका उद्देश्य था जो भी अनाथ बच्चे वो सबको सेवा प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन में और फिर इंडोनेशिया यानी कि ईस्ट इंडीज हॉलैंड उपनिवेश था। 1942 में जब जापान में इंडोनेशिया पर आक्रमण किया तब हॉलैंड ने एक राष्ट्रवादी नेता सुकार्नो को इंडोनेशिया का शासन चलाने का अधिकार दे दिया गया। अब सोवियत संघ, ईरानी विवाद में सोवियत संघ की सेना जमी हुई थी। कश्मीरी समस्या जो था यह 1971 के बाद भारत पाक संबंध तो कभी नहीं सुधरे, तो ये अभी तक सुलझा हुआ है। अब प्रभावशाली जम्मू कश्मीर भी उसके विफलता के कारण अभी तक वो सुलझ नहीं रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रभावशाली राष्ट्रों के प्रभाव में आ जाता तो ऐसे राष्ट्र अपना गुट बनाकर संयुक्त विकसित राष्ट्रों का गुट G8 अमेरिका रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों का गुट जैसे नाटो, सीटो आदि संयुक्त राष्ट्र के प्रभावित करता है। ये सब इस तरीके से हमने क्लास 8 का क्लास 9 का 1 शॉट में देख लिए। मैक्सिमम बात को बता दिए, एग्ज़ाम में आएगा अगर इस क्लास 9 से तो इसी में से आएगा। थैंक्स।